हेलीवर्ड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। तो क्या होती है पूर्ति या सप्लाई, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं इससे पहले कुछ जो सप्लाई से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है उसे हम लोग क्लेरिफाई कर देते हैं पहले। तो जैसे कि हमें पता है कि मान चलिए कि मैं कोई दुकानदार हूं, तो अभी तक डिमांड में हम लोगों ने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात की थी और सप्लाई के बारे में हम लोग एक दुकानदार के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी, जैसे कि मैं कोई दुकानदार हूँ, तो मेरे पास एक्चुअली 15 पेन मैंने दुकान के अंदर रखे हुए हैं बेचने के लिए। तो एक्चुअली वो मेरी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। और मेरे पास कुछ मैं सामान अपना गोडाउन में या अपने घर के अंदर कुछ सामान रख के रखता हूँ एक्स्ट्रा में, कि अगर मेरी सप्लाई ख़त्म हो जाए तो फिर मैं उससे स्टॉक से सामान उठा लूँ, गोदाम से सामान उठा लूँ या घर से सामान उठा लूँ। तो वो जो घर में मेरे पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, तो वो मेरा क्या है, स्टॉक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि सप्लाई क्या होती है और स्टॉक क्या होता है। फिर उसके बाद अगर मैं कोई सामान बेचता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, सेल होगी मेरी वो। तो सेल, स्टॉक और सप्लाई में समझ में आया। यानी कि मेरी बेचने की इच्छा है और मैंने अपनी दुकान पे रखा है सामान, और वो मेरी क्या होगी, सप्लाई हो गई। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने घर में रखा है, तो उसे स्टॉक बोल देंगे। और जो मेरा सामान बिक जाएगा तो मेरा वो सेल कहलाएगी। तो अब आई थिंक बेसिक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्या होती है सप्लाई। इतना बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे भैया सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में। तो क्या होती है सप्लाई की डेफिनेशन? तो ये लिखिए हमारे सामने। जब एक सेलर, विक्रेता, अपनी किसी वस्तु को बेचने के लिए विलिंग यानी कि इच्छुक, यानी कि मेरी इच्छा है किसी सामान को बेचने की और वो एबल भी हो, तो उसे पूर्ति कहते हैं, यानी कि सप्लाई कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मेरी इच्छा है कि मुझे 50 पेन बेचने हैं, पर मेरे पास 3 ही पेन हैं, 30 पेन हैं, तो क्या ये सप्लाई कहलाएगी? तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगी, क्योंकि मेरे पास भैया इच्छा तो मेरी दुनिया बेचने की है। मैं तो अरबपति बनना चाहता, तो क्या ये मैं सप्लाई हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। मेरे पास बेचने के लिए 5 रुपए का पेन ही है और मुझे बेचनी है एरोप्लेन, तो भैया क्या मेरी इसमें सप्लाई हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी ना। तो बस वही सीन है। और मेरे पास अगर 50 पेन बेचने की इच्छा है और मेरे पास 50 पेन है भी, तो ये चीज़ सप्लाई कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑब्वियसली सप्लाई कहलाएगी। और जब मेरे पास 50 पेन हैं और मुझे 50 पेन बेचने की इच्छा नहीं है, तो क्या ये सप्लाई कहलाएगी? तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगी। तो सप्लाई केवल वही कहलाएगी जब मेरी इच्छा भी हो और मेरे पास उतना सामान भी हो, जितना सामान बेचने की मेरी इच्छा है और उतना सामान हो भी, तो ये सप्लाई कहलाएगी। और मेरे पास अगर सामान है और मेरी इच्छा नहीं है बेचने की, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगी। अब मान चलिए कि मेरे घर पे हज़ारों रुपए का सामान रखा है, किचन में स्टोव रखा, तवा रखा, टेबल फैन रखा, सब कुछ रखा है। पर क्या मैं अपना घर का सामान बेचना चाहता हूँ? मेरी इच्छा नहीं है बेचने की, तो सप्लाई नहीं कहलाएगी। और वही व्यक्ति कोई खराब व्यक्ति होगा जिसे घर का सामान और निपटाना होगा, बेचना होगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी तो इच्छा है बेचने की और सामान भी पड़ा है तो वो बेच देगा, तो ये सप्लाई कहला देगी। और मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपना सामान नहीं बेचना चाहता, तो फिर ये इच्छा नहीं है और मेरे पास सामान तो रखा ना मेरे घर पे, पर या तो फिर ये सप्लाई नहीं कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब भैया हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। सप्लाई की डेफिनेशन तो हमने समझ ली, अब भैया इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं। तो भैया दो प्रकार की सप्लाई होती है हमारे पास, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं। एक कोई कॉलोनी है, एक कोई मोहल्ला है, तो वहाँ पे एक ही दुकान वाला है, ठीक है, एक ही दुकान खुली हुई है और वो सभी को सामान बेच रहा है। तो फिर वो क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लायर होगा। सब वहाँ पर वो चीज़ कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी द इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेलर होता है, वही प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है। और मार्केट सप्लाई क्या होती है, जैसे कि आप लोग मॉल में चले गए या मंडी में चले गए, तो वो क्या है, मार्केट सप्लाई है। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। तो आई थिंक टाइप्स ऑफ सप्लाई समझ में आ गई होगी आपको कि कितने प्रकार की होती है, और एग्जाम्पल भी बता दिए, तो अच्छी तरीके से बैठ गई होगी आपके दिमाग में। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इससे इंडिविजुअल सप्लाई को बढ़ता है या घटता है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस ऑफ द गिवन कम्युनिटी, यानी कि अगर वस्तुओं की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, ये समझते हैं। मतलब प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी कम्युनिटी पर, यानी कि कोई सामान कितने रुपए में बेच रहा है, हम लोगों को वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं गया बाज़ार में, ठीक है, तो मैंने
अ, एक पेन खरीदा, ठीक है? पेन मैंने थोक के भाव में खरीद लिया, ₹2 का एक पेन खरीदा और मुझे ₹5 में बेचने हैं और मुझे अगले दिन पता चलता है जब मैं पेन खरीद कर आया था, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई है। प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई है उसकी। जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो फिर ऑब्वियस सी बात है मुझे तो प्रॉफ़िट होने वाला है। जब मुझे प्रॉफ़िट होगा तो मेरी सप्लाई कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं और ज़्यादा पेन खरीद लाऊँगा। मुझे पता है कि हाँ, महँगाई हो गई है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो फिर हमारा प्रॉफिट भी एंश्योर हो जाता है और सप्लाई भी बढ़ जाती है। और वही हम लोग बात करें, अगर प्राइस उसकी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब मैं कोई सामान खरीद लाया था, मुझे अगले दिन पता चला कि उसकी प्राइस जो थी, जिस भाव में मैं लेके आया था, अब उसकी जो प्राइस है वो गिर चुकी है। तो अब फिर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉस होगा। अब जब मुझे लॉस होगा तो मैं सप्लाई बढ़ाऊँगा ही क्यों? तो मेरी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यानी कि जो अभी तक हम लोग पहले वाले पॉइंट में हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी कि हम लोगों की मतलब जो मेरा खुद का सामान था, तो उसमें उसका जो प्राइस बढ़ रहा था, घट रहा था, उसके इफ़ेक्ट देख रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे जो मैं पेन बेच रहा हूँ और एक कोई नया दूसरा प्रोडक्ट जो कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके प्राइस में घटने या फिर प्राइस में कम होने से मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें क्या इफ़ेक्ट आएँगे या फिर उसकी सप्लाई में क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से मेरे प्राइस में क्या इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा, अब हम लोग वो समझते हैं। तो मान चलिए कि मैं कोई पेन बेचता हूँ, ठीक है? तो मैं पेन बेच रहा था, तो अब मुझे पता चला कि मार्केट में एक स्मार्ट पेन आया है, जिसमें टेम्परेचर, टाइम या फिर अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं। तो लोगों को लगा, "अरे वाह! कितना मस्त पेन है।" तो बच्चों को तो वैसे ही शौक होता है, तो बच्चों ने बहुत सारे पेन खरीद लिए। तो अब जब बहुत सारे पेन खरीद लिए, तो जो स्मार्ट पेन बेच रहा है, तो अब उसने उसकी जो प्राइस थी, वो स्मार्ट पेन की, वो क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। अब जब इस इंक्रीज़ कर दी, तो भैया जब लोगों को मज़ा आ रहा, पसंद आ रहा, तो भैया लोग खरीदेंगे भी। तो उसकी सप्लाई भी बढ़ गई। जब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब लोगों को तो एक पेन चाहिए होता है ना, तो जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा साधारण सा पेन है, नॉर्मल सा पेन है, तो उसकी जो सप्लाई है वो अपने अपने आप घट जाएगी। और जो सामने वाला बंदा है उसकी जो प्राइस है या फिर शेयर की कीमत है वो आसमान छू लेगी सप्लाई की कीमत। और कुछ समय बाद अब हम लोग भी सोचेंगे, जो लोग नॉर्मल पेन बेच रहे हैं, वो लोग यही सोचेंगे, हटा यार क्या पेन बेच रहा हो, इससे बढ़िया स्मार्ट पेन बेचो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम लोग किस में शिफ्ट हो गए, हम लोग भी इसमें शिफ्ट हो गए। और इससे मेरे पेन की सप्लाई में क्या हुआ, हमारी जो पेन की सप्लाई थी वो ठप हो गई। यानी कि जो हमारे पास सप्लाई थी, सप्लाई क्या होगी, अब हम लोग और पेन परचेज करेंगे नॉर्मल वाले? नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या परचेज करेंगे, स्मार्ट पेन परचेज करेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड आ रही है और हम लोग उसे धड़ाधड़ बेच भी रहे हैं और प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करें, कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद हमने देखा कि जो हमारा जो स्मार्ट पेन था, उसकी सप्लाई क्या हो गई, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो उसकी जो सप्लाई थी वो कम हो गई, तो उससे प्रॉफिट भी हम लोग बात करें, उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो अब हम लोग यही सोचेंगे कि भैया अब हटाओ, अपना वही पुराना था, लोगों को अब ये लगने लगा ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो भैया जो पुराने वाले पेन थे लोग वो खरीदने लगे। तो भैया हम लोग फिर शिफ्ट हो जाएंगे अपने पुराने वाले पेन्स में। और फिर हम लोग इसकी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, जब लोगों का इंटरेस्ट दोबारा पेन में आ चुका है, तो इसकी जो सप्लाई ऑब्वियस सी बात है बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा फैक्टर दोनों समझ में आ गए हों कि कैसे-कैसे प्राइस में इफ़ेक्ट पड़ता है अपने प्राइस में, और जब दूसरों का प्राइस या सप्लाई घटती है बढ़ती है तो उससे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमने दोनों समझ लिए अब। और हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, फैक्टर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मान चलिए कि इसको मैं समझाता हूँ कि मान चलिए कि मुझे कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, कोई जूतों बनाने की, ठीक है? तो अगर मुझे जूते बनाने की या टीवी बनाने की कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? लैंड लेना पड़ेगा। अब मान चलिए कि मैंने सोच रखा था कि मुझे 7 लाख, 60 लाख, 70 लाख में लैंड मिल जाएगी, पर मुझे वो लैंड मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए की। तो भैया जब लैंड का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो भैया मुझे घाटा हो गया। दूसरा देखते हैं कैपिटल। अब भैया जब इतनी सारी चीज़ें चाहिए, लैंड चाहिए पड़ेगी, लेबर चाहिए पड़ेगी और जूता बनाने का सामान भी चाहिए पड़ेगा, इसके लिए पूँजी भी चाहिए पड़ेगी। अब भैया मैं बैंक के पास गया, मुझे कैपिटल चाहिए था। मैं सोच रहा था कि मुझे 15-16% में बैंक इंटरेस्ट दे देगा, बिज़नेस लोन दे देगा मुझे, पर बैंक लगा दिया 25% का इंटरेस्ट। अब भैया मेरी तो हालत टाइट हो गई। जो इंटरेस्ट रेट था वो भी बढ़ गया। अब भैया लेबर चाहिए पड़ेंगे मुझे अब काम करने के लिए बहुत सारे। तो मैं सोच के बैठा था कि 10,000 रुपये में जो मशीन चलाने वाले वर्कर्स हैं मिल जाएंगे, पर जो एक्चुअली वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो मांग रहे हैं, मशीन चलाने वाले लड़के मांग रहे हैं 20,000 रुपये। अब उन्हें पैसा देना पड़ेगा।
और बाद में रॉ मटेरियल भैया वैसे नॉर्मली 100 रुपये का मिलता था। अब महंगाई थोड़ी, कोई बारिश वगैरह हो गई तो इस वजह से कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो, या फिर अलग अलग फैक्टर की वजह से जो मेरी रॉ मटेरियल की प्राइस तो वो बढ़ गई। तो अब मुझे यहाँ भी घाटा हो गया। जब मुझे इतनी जगह घाटा हो गया तो फिर मेरा प्रॉफ़िट क्या हो गया, डाउन हो गया अपने आप। और मुझे अब आस-पास देखना पड़ेगा कि भैया जो मार्केट में जो प्राइस बिच रही है, उससे को थोड़ी कमी प्राइस रखनी पड़ेगी, तभी तो मेरा जो जूता है वो सप्लाई में आएगा। तो इसलिए मैंने प्राइस भी थोड़ी-सी कम रख दी। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास इतना सारा घाटा हो गया है, तो मैं एक साथ अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा नहीं सकता हूँ कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें बेच नहीं पाऊँगा, क्योंकि भैया पहले ही मेरे पास मुझे लैंड महँगी पड़ रही है, कैपिटल महँगा पड़ रहा है, लेबर महँगा पड़ रहा है, रॉ मटेरियल महँगा पड़ रहा है। तो मैं सप्लाई कैसे बनवाऊँगा? थोड़ी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कमी करवाऊँगा ना, तो इससे मेरी सप्लाई भी क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो जो तीनों पॉइंट थे, हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई के तीनों पॉइंट देख लिए। पहला हमने क्या देखा? पहला देखा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि हमारे जो कमोडिटी थी या सामान था उसकी प्राइस कैसी थी। दूसरा हमने देखा था कि जो दूसरों की प्राइस थी उससे मेरे प्राइस में क्या असर पड़ रहा था। तीसरा हमने देखा कि क्या-क्या जब मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो उसमें बनने में कितना चीज़ें लग रही हैं, कितना पैसा लग रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस प्रकार हमने अपना सप्लाई का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया और दूसरा पार्ट के साथ हम लोग जल्दी आएँगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।